अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो सुन लिया होगा, खबरें भी देख ली होंगी, तज्जिए भी देख लिए होंगे, लेकिन हम बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अंदाज में कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करने की, और उसके बाद पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या तोड़ फोड़ शुरू हुई है और क्या इल्जाम तराशी शुरू हो गई है, उस पर बात करेंगे। और फिर हम आज बात करेंगे कि पीटीआई का सिर्फ वहां ही नहीं हुआ, एक कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है इनका, उसमें क्या इन्होंने एक दूसरे की लत्ते लिए हैं बड़े लीडरान ने पीटीआई के। और फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि जो अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उसकी खबरें आ गई, तज्जिए आ गए, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे शायद अभी तक बात नहीं हुई, उस पर बात करेंगे। और फिर हम आगे बताएंगे कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुखबर कौन सा नवाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि रायल सिकंदर सुल्तान साहब का क्या मसला है, वो कनाडा आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं आ रहे, और इसकी तरदीद आ गई है। और वैसे उनके पास ऐसा गुर कौन सा है कि दुनिया भर में अब उनकी मांग बढ़ गई है, उस पर बात करेंगे। फिर वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब नए वजीर ख़जाना आए हैं और नया तजर्बा ये काम करने लगे हैं। इसहाक डार साहब से इतने तजर्बात करने के बाद जब हमने समझा कि वो शायद नाकाम हो चुके हैं, तो अब एक नया तजर्बा करने लगे हैं। हालांकि हम तजर्बा करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है बहसीत कौम, लेकिन वो एक नए शार्टकट अजीज़ हमारे सामने आए हैं, उस पर देखेंगे। उनकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है उस पर मैं अपना तजिया दूंगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि एक टिक टॉकर के साथ क्या वाकया हुआ है उस पर। और फिर मोदी की एहतियात, जो कल मैं अपने पिछले व्लॉग में बात की थी मैंने, लेकिन इंट्रो में, लेकिन बाद मैं भूल गया, मैं कोशिश करूंगा उसे कवर करूं। और जो सेनेट के टिकट अनाउंस किए हैं पीटीआई ने अब तक, जो सामने आए हैं ना टिकट, और सेनेट में पोजीशन क्या है, उस पे मैं अगर इस व्लॉग में ना कर सका तो मैं अलग एक व्लॉग उस पे करूंगा कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है और मुमकिन किस सूबे से कितने सेनेटर किस पार्टी के बन के आ सकते हैं, एक रफ सा अंदाजा लगाएंगे। और पीटीआई के कौन कौन से टिकट अब अनाउंस हुए हैं, कौन लेने की पोजीशन में है, कौन सा टिकट ठीक बंदे को दिया जा रहा है और कौन सा गलत बंदे को दिया जा रहा है। बिल्कुल एज यूजुअल व्लॉग तबसरा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और प्रोग्राम के आखिर तक अगर आप महसूस करें कि हम आपकी पाकिस्तान के आम आदमी की बात करते हैं बगैर लगी लिपटी रखे, तो फिर इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा फयाज वलाना ऑफिशियल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से भी तबादला ख्याल करते रहा करें। और मुझे खुशी होती है अपने व्लॉग के कमेंट पढ़ने से कि वहां सारे लोग सुलझे हुए होते हैं और सुलझी हुई बात करते हैं। मुझे आज तक कोई कमेंट डिलीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि मैं गलत जुमला अदा ना करूं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या जिस बंदे को भी मैं ज़ेरे बहस लाऊं, क्योंकि मेरे लिए सारे और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। जिस बंदे को 4 बंदे भी वोट डालते हैं, इसका मतलब है वो काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरा वोट, आपका वोट और हम सब का वोट इतना ही कीमती है जितना किसी आम पाकिस्तानी का है। बात शुरू करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आपने देखा कि उन्होंने तो पूरे बेंच, 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने एकतरफा फैसला दे दिया, लेकिन उसके अब असरात क्या होंगे। अगली हियरिंग लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने किया हुआ केस, जिसकी शायद 25 मार्च की हियरिंग डेट है, और सिंध हाई कोर्ट में 28 मार्च है। लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों हाई कोर्ट्स के फैसले अब बेअसर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है इन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट पे सारा मामला है, और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त तक तो पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अब जितनी तनकीद हो रही है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे, तो मे भी उन्हें कोई ख्याल आ जाए। हालांकि इसके इम्कानात तकरीबन 0.005% हैं, 0.005% मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा इम्कानात नहीं है, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब को तो मौका चाहिए, और फिर वहाँ उनके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब के भी बैठे खड़े होंगे नुमाइंदे, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब भी वहाँ होंगे। तो इन सब ने मिल मिला के काजी फायज ईसा साहब को मजबूर कर देना है, और उनकी पूरी टीम, जो भी बेंच सुन रहा होगा, सबको मजबूर कर देना है कि हाँ, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे ही, उसके साथ आप भी सहमत हो जाएं और पीटीआई वालों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दें। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के अवाम इसे बर्दाश्त करेंगे? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके असरात एक तो होंगे कि उनकी सीटें उनकी छिन गई, सेनेट का असर होगा कि सेनेट में वो इतने बंदे नहीं लेके आ सकेंगे, और सेनेट में वैसे भी अगर वो आए भी तो इस वक्त पहले नंबर पे तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी सेनेट में, दूसरे नंबर पे पीटीआई होगी नंबर्स के एतबार से, क्योंकि उनके पहले भी सेनेटर्स मौजूद हैं, तकरीबन 6-7 उनके रिटायर हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 10-12 वो ले आएंगे नए। तो दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी पीटीआई होगी सेनेट में, तीसरे पर मुस्लिम लीग नून होगी, और फिर बाकी दीगर होंगी। इसका एक तो असर वो होगा। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ शुरू हो गई है इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, अब वो सारे पुराने जख्म उनके ताज़े हो गए हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत साहब ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है, उन्होंने कहा है कि तहकीकात की जाए कि अब तक पार्टी ने कौन कौन से गलत फैसले किए, किस बंदे की वजह से किए, किन के मशवरों से किए, और क्यों हम उन गलत फैसलों के अंदर जो है गिरे। फॉर एग्जाम्पल मौलाना शिरानी साहब के साथ इन्होंने इत्तेहाद पहले कर लिया था, वो कहते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान ने हमें कह दिया था कि बाहर जाके अनाउंस कर दें, और हमने अनाउंस कर भी दिया था। उसके बाद क्या हुआ
इसकी तहकीक की जाए कि किसने हमें मौलाना शहरानी ग्रुप से दूर किया। वो एक सियासी पार्टी थी, उनके उम्मीदवार इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो उनके साथ हम पहले दिन से जुड़े रहते तो हमें ये प्रॉब्लम ना होता। फिर उसके बाद सुन्नी उसके मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बहुत अच्छा इत्तेहाद हो गया था। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब बड़े दबंग आदमी हैं, वो इमरान खान से जेल में मिल के भी आए और बाद में भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशंस की पीटीआई के हक में। तो उनके साथ जब हो गया था तो फिर वो जो कहते हैं जी धमकियाँ आ गई। वैसे आप कहते हैं जी कि हम डरते नहीं हैं किसी के सामने और हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी नामंजूर और डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, तो आपको 2 4 6 मैसेजेस आ गए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, तो आपने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया और सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको उसमें कहीं फ़िरकावारियत नज़र आ रही थी और अगर वो फ़िका जाफरिया से तल्लक है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोगों का, तो उनका तो नाम ही मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है। वो मुसलमानों के दरमियान वहदत चाहते हैं। वो इस किस्म के तफरकाबाजी में ना पड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और जहां उनकी अक्सरियत है, आप केपीके में या गिलगित बल्तिस्तान में, चतराल के एरिया में वहां जाके देख लें, या हज़ारा में, बलूचिस्तान कोयटा में उनकी जहां जहां उनकी मानता है, वो लोग इस तरह के तशद्दुद पसंद या इस तरह के फ़िरकावारियत को हवा देने वाले लोग नहीं हैं। फ़िका जाफरी से तल्लक ज़रूर होगा उनका, लेकिन वो इस तरह के लोग नहीं हैं। बड़े ब्रॉड माइंडेड, पढ़े लिखे और बेहतर लोग हैं। और अगर आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से आप गिरे तो खजूर में जाके अटके, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा गिरे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी सुन्नियों की तंजीम है। वो अगर फ़िका जाफरिया वालों की तंजीम है तो ये सुन्नियों की तंजीम थी। नाम इन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये भी इत्तेहाद चाहते हैं। तो बेसिकली तो वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थे, ये इत्तेहाद काउंसिल वाले थे। उन पे फ़िका जाफरिया की स्टैंप थी, इन पे सुन्नियों की स्टैंप है। तो आप एक तरफ से छोड़ के आप किधर गए? आप या तो आप कहें ना कि आप न्यूट्रल किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए थे। नहीं, आपने गलत फैसले किए, गलत टाइम पे किए और आप ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं देखे। ये आज जब लोग इस तरह कहते हैं कि जी वो लड़ नहीं रहे थे, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं होता था, मैं कह रहा हूँ या दूसरे लोग भी कह रहे हैं, तो एक्चुअली आप लोग और मैं अगर ये कहूँ तो मैं भी, हम पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को कबूल कर रहे हैं कि हाँ ये पीटीआई की गलती थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वहाँ आइन में क्लियर है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेम्बरान होंगे उसी तनासब से उन्हें मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएंगी। अब आइन ऊपर होता है, उसके अंडर कानून होता है। कानून में अमेंडमेंट हो जाती है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे और वो अगर कोई वाकई रिलीफ देना चाहें और समझें कि ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो कि हो रही है, तो फिर वो कह सकते हैं कि हाँ इलेक्शन एक्ट के जो है उसमें जो इलेक्शन के रूल्स हैं उनमें तरमीम की जाए और या उनको कालादम करार दे दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से आइन की नफ़ी हो रही है। आइन ये कहता है कि जितना कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी सीटें, उस हिसाब से उन्हें मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी जाएंगी। और ये हो ही नहीं सकता कि मैंडेट एक पार्टी का है और उस मैंडेट के नतीजे में जो फ्रूट मिलना है वो फ्रूट आप दूसरी पार्टी को दे दें। और वो वहाँ उन लोगों को भी शर्म नहीं आती, लफ्ज़ ज़रा सख्त है, लेकिन आखिर वो रोज़ाना जब असेंबली में जाएंगे या जाते होंगे तो वहाँ रजिस्टर पे साइन करते होंगे, उसके बाद वहाँ बैठते होंगे उस घूमने वाली चेयर पे, फिर वहाँ स्पीचेस में हिस्सा लेते होंगे, फिर उनको टीए डेली का उनका बनता होगा, फिर वो पीआईए के और दूसरे एयर टिकट लेते होंगे अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, फिर पीए पीएस, फिर वो कमेटियों में बैठते होंगे। कमेटियों के टीए अलग होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में उनके इजलास होते हैं कमेटियों के। फिर वो बाहर अपनी गाड़ी के ऊपर एक नेम प्लेट भी एमएनए की लगा के फिरेंगे और सारा प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। तो उन्हें लम्हा बलम्हा ये एहसास नहीं होता होगा कि हम अपने एक भाई का गोश्त खा रहे हैं, अपने भाई के हिस्से की चीज़ हमें मिली हुई है जो हमारा हक नहीं बनता था। और क्या पब्लिक उसे बर्दाश्त करेगी? जब वो बाहर निकलेंगे तो लोग उन्हें बताएंगे नहीं कि आप मैंडेट चोर हैं, आप उनके मैंडेट पे बन के आए हुए हैं एमएनए। लेकिन कौन इस चीज़ को देखता है? एनीहाउ, इनका मसला ये था कि ये फैसले सही इसलिए नहीं कर सके कि इनका लीडर अंदर है इमरान खान, फिर इनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी अंदर हैं, फिर इनके उसके बाद आ गए सदर परवेज़ इलाही साहब, वो भी जेल में हैं। इनके सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर साहब, बहुत पुराने बड़े अरसे से इनके साथ थे, लेकिन वो भाग गए, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके। पता नहीं ऐसे नरम नाजुक लोगों को पॉलिटिक्स में आते क्यों हैं? अगर आते हैं तो फिर थोड़ी देर खड़े रह जाते। अगर आज असद उमर खड़े रहते थोड़ी देर तो आज उनकी इतनी इज्जत होनी थी कि शायद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी और की इज्जत होती। इतनी उनकी इज्जत अल्लाह ने दे दी थी और सिर्फ थोड़ा सा खड़े रहने की देर थी, लेकिन उनके नसीब में नहीं थी ये इज्जत। फिर चीफ ऑर्गेनाइजर थे सैफुल्लाह खान नियाजी साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तबाही मचाई हुई थी। जिस तरह उनसे पहले एक सेक्रेटरी जनरल थे आमिर कियानी साहब, उन्होंने तबाही मचाई हुई थी अपने पसंद और नापसंद के मामलात में। पीटीआई के लोग जानते हैं कि कितनी ग्रुपिंग थी। लेकिन ये सारे न होने की वजह से पीछे शेर अफजल मरवत, असद कैसर, गौर अली खान, सलमान अकरम राजा, ये लोग आ गए जो पॉलिटिकली या पार्टी के अंदर उस तरह तंजीमी हवाले से इतने एक्टिव पहले नहीं थे, क्योंकि सारे लीडरान के मंजर से हट जाने के बाद इन्हें मौका मिला आगे आने का। तो
तो इस वजह से इनसे फैसले बेहतर नहीं हो पा रहे और अब इनकी छीना झपटी शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल जब इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर निकले तो मीडिया से टॉक करते हुए बैरिस्टर गौर अली ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि एक कमेटी बनाएं KPK में और वो कमेटी नज़र रखे कि कौन सा ब्यूरोक्रेट, कौन सा पुलिस अफसर और कौन सा इंतजामी अफसर हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती जिसने की है पहले उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और आइंदा अगर कोई ज्यादती करे तो उसे उस पर नज़र रखी जाए, उसे ऐसे ना करना दिया जाए और जो लोग सही काम नहीं कर रहे उनका तबादला और उनका तब्दील कर दिया जाए। एक नज़र रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए कमेटी बनाई गई है और उसमें शेर अफजल मरवत भी होंगे, ये गौर अली खान ने कहा। फ़ौरन अभी उन्होंने ख़त्म ही की अपनी प्रेस टॉक, तो साथ ही खड़े थे शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा मैं भी बात करूँगा और उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि इमरान खान ने कहा है कि वो कमेटी बनाएंगे, मैं उस कमेटी को हेड करूँगा। अब यहाँ से आप देख लें, गौर अली खान कह रहा है कि ये भी होंगे उस कमेटी में, इसका मतलब है कि बाकी कमेटी होगी तो ये भी होंगे वगैरह वगैरह में ये आते हैं, लेकिन फ़ौरन उन्होंने कहा मैं उस कमेटी को हेड करूँगा, इमरान खान ने कहा है। अब ये इनकी छीना चपटी है। अब वहाँ वो कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये इस हद तक अंदर जेल से बाहर आने तक, गेट तक आने तक इन दो लोगों के मौक़िफ़, एक बात का मौक़िफ़ इनका इस तरह चेंज हो गया। इसी तरह और भी मसाइल हैं। फिर इनकी कोर कमेटी का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद, शायद KPK हाउस में हुआ था। वहाँ शिकायत के अंबार लगाया अहमद रज़ा साहब ने, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये ज्यादती की गई, ये ज्यादती की, सुनी नहीं जाती, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ बोले सलमान अकरम राजा, अली ज़फ़र, शुएब शाहीन, तो उससे लगा कि काफ़ी लोग शेर अफजल मरवत की जो पॉपुलैरिटी है या वो क्राउड पुलर बन के आया है सामने, उससे लोग खाइफ हैं। तो वो एक ग्रुप बना हुआ है, धड़ा बना हुआ है। हर बंदा अपने तौर पर एफर्ट कर रहा है पार्टी के लिए अच्छी, लेकिन मैं इख्तलाफात की बात कर रहा हूँ कि वहाँ अंदर उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई इख्तलाफात बर्दाश्त कुछ लोगों ने किए हैं तो वो इस वजह से क्यों है कि उनका लीडर बिहाइंड दी बार है और ये टाइम नहीं है उन इख्तलाफात पे बात करने का खुल के, लेकिन उनकी अपनी पार्टीज़ के अंदरूनी जो इजलास हैं वहाँ ये बातें हो रही हैं। अब देखें इसका क्या होता है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर रस होंगे। जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, सेनेट में इनको सीटें कम मिलेंगी, सीटों की कम होने की वजह से फिर हर लिहाज से ये पीछे हो जाएंगे कानून के हवाले से, जो भी कानून साजी होनी है लोअर हाउस में और अपर हाउस में, दोनों तरफ। इस वक्त PTI के 17 सेनेटर्स मौजूद हैं और मज़ीद उम्मीद है कि 10 से 12 ये इनके आ जाएंगे, लेकिन देखें क्या होता है। आगे चलते हैं जी। आगे मैंने टॉपिक रखा हुआ था अली अमीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात का। आपने तज्ज़िये देख लिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको जो उन्होंने कहा जी 1510 अरब रुपया KPK का देना है इन्होंने, मैंने उस लिए मिला, ठीक है, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिर रियासत और सियासत को अलग अलग करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल जज्बे के तौर पर ठीक बात है। रियासत के मामला अलग हैं, सियासत के अलग हैं, ठीक है। लेकिन इस सारे मामले में जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ उसी वक्त, उसी लम्हे, ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त हम कोई खबर देखते हैं उसी वक्त ही हम कैमरा ऑन करके व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, लेकिन मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, मुझे लगा कि ये बाई फोर्स गन पॉइंट पे इन्हें अली अमीन गंडापुर साहब को यहाँ लाया गया है और शहबाज शरीफ साहब से मिलवाया गया। और बाद अज़ां बात खुली कि उन्हें एक दिन पहले वो नोटिस भेजा गया था और उस नोटिस में उन्हें कहा गया था कि आप 62(1)F के तहत आपको नायल कर दिया जाएगा। और ये 62(1)F वो है जिसमें नवाज शरीफ की नायली हुई थी, इमरान खान की 62(1)K पे शाहिद हुई है। अली अमीन गंडापुर को 62(1)F बता दिया गया था, जो लेटर आया था उन्हें, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने कुछ अपने असासे छुपाए हैं या असासे आपने गलत ज़ाहिर किए हैं या आपने बेचे हैं तो आपने उसकी कीमत नहीं ज़ाहिर की, छुपाए हैं आपने असासे। और ये असासे छुपाना इसी तरह है जिस तरह नवाज शरीफ ने अपनी तनख्वाह ली नहीं थी लेकिन ज़ाहिर नहीं की थी, उनके सिस्टम में कहीं नज़र आ रही थी कि वो उनके मुलाजिम है अपने बेटे की कंपनी के, तो उसी के तहत आप भी नायल हो जाएंगे। और फिर वहाँ बाकायदा लेके जब गए तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ सामने बैठे हुए थे, हेड कर रहे थे उस मीटिंग को। एक तरफ सारी मुस्लिम लीग नून की रो बैठी हुई थी इनके लीडरान की, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर थे और उनके आगे बैठे हुए थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो वजीर दिफा हैं और आपको पता है मिलिट्री वालों के साथ उनके मामला हैं। उनसे आगे अमीर मकाम बैठे हुए थे जो KPK मुस्लिम लीग KPK के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो पिस्तौल बदल भाई थे मुशर्रफ साहब के और उनके उस वक्त से लेकर आज तक मिलिट्री वालों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। साफ जाहिर था कि ये रो जो अली अमीन गंडापुर, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम है, ये पिंडी वालों की भेजी हुई लाइन है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की लाइन बैठी हुई थी जिसमें हसन इकबाल वगैरह सारे थे और चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को शहबाज शरीफ साहब। और वहाँ भी उनके चेहरे के थोड़े से टेंस नजर आ रहे थे अली अमीन गंडापुर। और जो ही अंदर से PM हाउस से निकले, गेट से निकलते हुए बाकी जो उनका इंटराज था, पूरा जो काफिला था, वो आगे गाड़ियां जा रही थी। इस गाड़ी में जिसमें ये थे, फौरन गेट से निकलते ही साइड पे इन्होंने गाड़ी की और मीडिया वालों के साथ आगे खड़े हो गए, इन्होंने प्रेस टॉक शुरू कर दी
उस वक्त भी इनके चेहरे पे ये थोड़े से सस्पिशियस था, इनका चेहरा, अली अमीन गंडापुर का चेहरा सस्पिशियस लग रहा था। लेकिन एक तरफ एहसन इकबाल खड़े थे और दूसरी तरफ अमीर मकाम थे, उन दोनों के चेहरे हशाश थे और स्पेशली अमीर मकाम का चेहरा इस तरह ये चुगली खा रहा था जैसे इन्होंने बहुत बड़ी कोई फतह हासिल कर ली है, और जिस तरह उन्होंने एक बंदे को पकड़ के काबू करके ये मुलाकात करा के अब मीडिया के सामने पेश कर दिया है, और ये अब ये उनके उस प्रेशर में आके अब ये अच्छी सी बातें कर रहा है कि मरकज़ और KPK के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। ये एक मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि मैंने नोट क्या किया है। और ये जो ऑब्जर्वेशन की बात होती है, ऑब्जर्वेशन की बात इसलिए भी करनी ज़रूरी होती है, और कुछ लोगों को शायद इस पे हो भी कि जी आप किस तरह ऐसे कह सकते हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के मामलात और भी नज़र से गुजरते रहते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल चलें वो ऑब्जर्वेशन की बात मैं आगे चल के बताता हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी 2-4 दिन पहले आपको कि जिस तरह वो जब वो दिखाए कि अडयाला जेल से 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं और उनकी 2 मिनट की शायद या फ्यू सेकंड्स की क्लिप थी कि वो इस तरह उनके मुंह पे कपड़े डाले हुए हैं और दिखा रहे हैं कि ये दहशतगर्द 3 पकड़े गए हैं। अब उन दहशतगर्दों की बॉडी लैंग्वेज, मुंह तो उनके ढांपे होते लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर से लग रहा था कि ये दहशतगर्द नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही वक्ती तौर पर एक ड्रामा किया गया, क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने वो पाबंदी लगानी थी इमरान खान से मुलाकातों पे और सारा ड्रामा करना था कि दहशतगर्दी का खतरा है और शायद अंडर प्रेशर लाना था PTI वालों को और उनके लीडरान को। लेकिन उस वक्त देखने के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये इस तरह नहीं है। और लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा कि उमर चीमा जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और नजम सेठी जो एक काइंड ऑफ चिड़िया वाले सरकार हैं, एंकर हैं, उन दोनों ने कहा कि हमने हर तरह से तसल्ली कर ली है, ये कुछ नहीं था, ये फेक था, ये सारा जो ड्रामा था। उन्होंने अब कहा, मैंने पहले दिन उनका वो क्लिप देखने के बाद ही कह दिया था, इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा एतबार कर लिया करें। आगे चल के मैं एक और ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा, और क्योंकि हमारा काम यही होता है, खबर पढ़ना, खबर देखना, और वही खबर जो सारे लोग पढ़ते हैं उसी खबर में से ही कुछ बिटवीन द लाइंस कुछ निकालना, जो उस वक्त शायद आपको या हमारे रीडर्स को या ऑडियंस को लगे कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन 2, 4, 6, 10 दिनों बाद, हफ्ते, महीने बाद वो बात साबित हो जाती है कि हाँ ऐसी ही बात थी। आगे चलते हैं जी। आगे अली अमीन गंडापुर के बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुखबर मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ है। आपको बताया था कि एक 8 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई है जिसमें बाकी तो सारे लॉ के लोग हैं, एक इसहाक डार साहब उसमें जो हैं उस कमेटी में मौजूद हैं जिनका कोई काम नहीं है, वो वजीर खारजा हैं, उनका काम है वजारत खारजा जाएँ आएँ और वजारत खारजा के हवाले से पाकिस्तान के बारी बैरूनी दुनिया से जो ताल्लुकात हैं उन पे बात करें और उसी में एक्टिव रहें। वजारत खारजा में बंदा चला जाए तो बहुत बिजी होता है, लेकिन ये वो शायद वहाँ जाना नहीं चाहते, ये इधर शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। उस कमेटी में इन्हें डाला गया, हालांकि इनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वहाँ बैठे हुए हैं मुखबरियाँ करने के लिए। फिर अगले रोज़ शहबाज शरीफ साहब G6 में इस्लामाबाद चले गए एक यूटिलिटी स्टोर पे, तो वहाँ साथ इसहाक डार साहब वहाँ मौजूद हैं। अब इसहाक डार साहब का यूटिलिटी स्टोर से क्या लेना देना है? ना आप वजीर खजाना है, ना आप वजीर तिजारत है, ना वजीर पैदावार है, ना आपका यूटिलिटी स्टोर आपके अंडर आता है, आप वहाँ क्यों मौजूद हैं? सिर्फ मुखबरियाँ करने के लिए। आप एक लम्हे के लिए भी शहबाज शरीफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपने अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देनी है। ये ज़्यादा अरसा मुखबरियाँ आपकी नहीं चलनी, और ज़्यादा अरसा ये जो तनाव है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप 1 और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप 2, ग्रुप 1 में नवाज शरीफ ग्रुप को कहता हूँ और 2 नंबर ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में होते हुए आप मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बात नहीं मानते, आप पिंडी वालों की जनरल आसिम मुनीर साहब की आप बात मानते हैं, इसलिए मैं उसे नवाज ग्रुप नंबर 2 शहबाज शरीफ को कहता हूं। तो आप ये 2 नंबर ग्रुप की मुखबरी के लिए वो होते हैं साथ साथ। लेकिन देखें मुखबरियां कितने दिन आगे चलती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो जिस यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं उस यूटिलिटी स्टोर के इर्द गिर्द के 3 यूटिलिटी स्टोर्स पे पिछले 4-5 दिन से आटा गायब कर दिया गया था, सब जगह से इकट्ठा करके उस G6 वाले स्टोर पे लाया गया, और वहां आके फिर शहबाज शरीफ साहब ने वो आटे की वो थोड़ी सी वीडियो उनकी बनी और वो देख रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजियां हैं इनकी और कुछ नहीं है, और ये बातें आजकल के दौर में छुपी नहीं रहती, लेकिन पता नहीं क्यों किए जा रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राय साहब के बारे में जी कि वो कनाडा जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो कनाडा नहीं आ रहे। हाँ, एक उनके बैक ऑफ माइंड में ये प्लान जरूर होगा, और अगर वो कनाडा आएंगे तो जम आए, हम कनाडा में रहने वाले लोग बिल्कुल उनको वार्म वेलकम करेंगे, और ऐसा वेलकम करेंगे कि वो अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में वो घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे, तो वो घर से बाहर निकलने के काबिल कनाडा में भी नहीं होंगे। फिल वक्त वो रूस गए हैं, रशिया में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं 15, 16 और 17 3 दिन, तो वहाँ व्लादिमीर पुतिन जो सदर हैं रशिया के, उम्मीद है कि वो आइंदा 6 साल के लिए दोबारा आराम से मुंतखब हो जाएंगे सदर। लेकिन ये वहाँ गए हैं सिर्फ इसलिए बतौर मुबसर, ज़रा ऑफिशियली वहाँ से ट्रिप आते हैं, तो इन्होंने बाकी किसी स्टाफ को भेजने की बजाय, हालांकि इंतहाई मसरूफ़ थे वो पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जो इन्होंने रिकाउंटिंग में 2 नंबरियाँ करनी है, जहाँ ज़्यादतियाँ करनी है
वो इंस्ट्रक्शन दे दी थी और यहाँ से रिमोटली भी चेक करते रहते होंगे। थोड़ा सा वो बाहर निकले हैं रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि उन पर प्रेशर बड़ा था। उन्होंने 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद अब तक इतना कुछ गलत किया है कि शायद उनके अंदर से ज़मीर के भी कचौके लगते होंगे, और वो पाकिस्तान से शायद दूर रह के थोड़ी देर वहाँ ठंडी फिजाओं में रहेंगे तो थोड़ा सा शायद रिलैक्स होंगे। लेकिन वापस तो उन्होंने इस्लामाबाद ही जाना है। कनाडा वाली बात जो है वो ऐसे ही थी, उसकी ऑफिशियली तरदीद भी उन्होंने करा दी है। फिर रिकाउंटिंग का सिलसिला जो उन्होंने शुरू कराया, उसमें गुजरावाला में अजहर कयूम नारा साहब को वो 8000 से पीटीआई के उम्मीदवार थे, जीते हुए थे, जो इनके थे बिलाल विर्क, पीटीआई वाले बिलाल इजाज विर्क 8000 की लीड से जीते हुए थे। मुस्लिम लीग के अजहर कयूम नारा रिकाउंटिंग में 3000 से जीत गए हैं। इसका मतलब है वो 8000 भी कवर किए गए हैं, 3000 एक्स्ट्रा भी डाले गए हैं, 11000 की गड़बड़ की गई। और एक्चुअली गड़बड़ कहां की गई है कि वहां पहली काउंटिंग जो हुई थी उसमें 7000 वोट मुस्तरद हुए थे, और अब रिकाउंटिंग के बाद 17000 वोट मुस्तरद हुए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ मुस्तरद वोटों में ही काउंटिंग गलत हुई है, बाकी सारी आपने काउंटिंग सही कर ली है। हुआ यह है कि जो इनके बिलाल इजाज विर्क जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, उनके 10,000 वोटों को डबल स्टैंप करके रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर चाहें पीटीआई वाले तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा सकते हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट में पता चल जाएगा कि ये स्टैंप कब लगी है और वो स्टैंप कब लगी है। जो डबल स्टैंपिंग वाले हैं वहां से पकड़े जाएंगे। ये एक वोट के पे 10 रुपए फी वोट फॉरेंसिक कॉस्ट पड़ती है। 10 रुपए फी वोट मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं होगी। ये 10,000 वोट जो एक्स्ट्रा मुस्तरद किए गए हैं, 17,000 मुस्तरद हुए हैं, तो 17,000 वोटों पे 10 रुपया फी वोट अगर वो दें, फॉरेंसिक ऑडिट करा लें इन मुस्तरद शुदा वोटों के, तो वहाँ से बिलाल इजाज विर्क के वो 10,000 वोट निकल जाएंगे, यकीनन निकल आएंगे। और फिर पता नहीं है क्यों इस चक्कर में कहा जाता है कि 20 और इस तरह की रिकाउंटिंग में उन्होंने कवर करनी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब पे एतमाद नहीं है कि वही किसी वक्त भी ये मेरे पाँव के नीचे से कारपेट खींच देंगे, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा जल्दी अपनी सीटें पीटीआई से हम हथिया लें ताकि हम कल उनके मरहूने मिन्नत ना रहें, वो हमें ब्लैकमेल ना कर सकें आसिफ जरदारी साहब। लेकिन आसिफ जरदारी साहब भी इतने कोई कच्चे प्लेयर नहीं है, बड़े पक्के प्लेयर हैं, वो इसका भी तोड़ करके रखेंगे। और सुना है कि उनके पीटीआई से अभी से उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं, तो वो इस तरह इतनी जल्दी से शहबाज शरीफ साहब के हाथों धोखा खाने वाले नहीं हैं, वो उससे पहले कोई इंतज़ाम कर लेंगे। उन्होंने राब्ते हर जगह रखे हुए हैं, और पिंडी वालों के साथ राब्ते उनके शायद शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के राय सिकंदर सुल्तान साहब क्योंकि उनकी लाइन पे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग से सीटें इतनी कर ली जाएं कि हम जरदारी साहब के उसमें ना रहें। या फिर दूसरा यह है कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाए और हम जो है कानून में जिस तरह की तरामीम चाहते हैं, आइन में कानून में, वो कर लें। अब कानून में नैब के तो कानून में आपने पहले तरमीम कर ली थी लास्ट टाइम जब आप PDM 1 के जरिए हुकूमत में आए थे, और भी जो आप चाहते हैं वो अभी सादा अक्सरियत से भी आप कर सकते हैं। लेकिन शायद आप इस तरह की तरमीम चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन में और कानून में ये शिक शामिल कर ली जाए कि आइंदा से पाकिस्तान में पैदा होने वाले किसी बच्चे का नाम इमरान खान ना रख सके कोई। या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा कोई नकदा कोका कोई गाना ना गा सके। या आप ये चाहते हैं कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, इस तरह के गानों पर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं। या आप ये चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग जो है वो ग्रीन और रेड कलर का ना हो। या आप ये चाहते हैं कि ख़वातीन आइंदा रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के सूट पहन के बाहर या दुपट्टे लेके बाहर ना निकलें। आप किस किस्म की तरामीम चाहते हैं? आप कहते हैं कि इमरान खान होगा, हाँ इमरान खान तो होगा, तो शहबाज साहब इस तरह बात नहीं बनती। आप काम करें, काम आप वो कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर वाला जो आपको बताया है। और ये रिकाउंटिंग की अब तो बाकायदा आवाज़ें लगाई जा रही हैं कि हाँ भाई किसी ने रिकाउंटिंग करानी है। और सुना है कि पहले तो जिस तरह इल्ज़ाम था अमल वली खान और बाकी लोगों ने लगाया कि पैसे लेके लोगों को जिताया गया है, अब बाकायदा पीटीआई के लोगों को मेरा ये शक है, 2-4 दिनों तक खबर आ जाएगी, पीटीआई के लोगों को बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है कि हाँ भाई माल वाल निकालो वरना तुम्हारा भी रीओपन करवाते हैं, तुम्हारे सीट की भी रिकाउंटिंग कराते हैं। अब पीटीआई के लोग जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं उन्हें इस बात से सबक लेना चाहिए कि जिस तरह आज बिलाल इजाज विर्क को और 4 दिन पहले लोधरा में जब अब्दुर्रहमान कांजू को जिताया गया था वहां पीटीआई के बंदे को, या अब तांदलियावाला में एक और उम्मीदवार पे टारगेट किया हुआ है उसे निकालना चाहते हैं, अली अफजल साई के पीछे पड़े हुए हैं और पता नहीं कितने हलकों पे उन्होंने नजर रखी हुई है। जिस तरह एक एक करके सबको निकाल रहे हैं तो आप क्यों नहीं यूनाइट होते? आप क्यों नहीं, आप 80-90 MNA हैं और आपके साथ मौलाना फजल रहमान धांधली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, अमल वली खान तैयार हैं, अख्तर मैंगल तैयार हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी वाले तैयार हैं, जमात इस्लामी वाले तैयार हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले तैयार हैं। इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप कोई ऐसी एफर्ट क्यों नहीं करते जिससे आप सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं? बेशक आप अफ्तारी का भी प्रोग्राम रख लें इकट्ठे, कम से कम लोगों को दिखाएं तो सही कि हम सारे इकट्ठे हैं धांधली के खिलाफ। और अगर इस तरह एक एक करके वो निकालते रहे और आप सोए रहे तो ये जो 20 सीटें उन्होंने टारगेट की हुई हैं वो 20 नहीं वो 40 भी कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबरी अलिफ से लेकर जेड तक जितने लोग इस वक्त अहम पोस्टों पर बैठे हुए हैं सारे इस धंधे में शरीक हैं।
और बड़ी दीदा दलेरी से कर रहे हैं, और उन्हें कोई खुदा का खौफ तो बहुत दूर पब्लिक का खौफ नहीं रहा। जब उन्हें पता है कि उनके घर से उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं हैं, उनको बच्चे भी बताते हैं कि पापा आप ये गलत कर रहे हैं, मामा आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी डिटाई से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और अगर ये सारे इलेक्टेड एमएनए और एमपीएस नहीं इकट्ठे होंगे तो पब्लिक कहाँ इकट्ठी हो? आप इकट्ठे हो तो पब्लिक आपके पीछे आके खड़ी हो। आप कोई इफ्तारी का ही प्रोग्राम बना लें, आप लोग आपके पीछे आ जाएंगे। कम से कम आप कह सकेंगे कि हमने तो एक इफ्तारी रखी थी, ग्रैंड इफ्तारी, उस पर हमें रोक लिया गवर्नमेंट ने। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि हम केपीके के सूबों के साथ और मरकज़ के साथ और रियासत और सियासत और एक दूसरे को बर्दाश्त, तो देख लेंगे बर्दाश्त करते हैं या वही मरियम नवाज वाला फार्मूला होगा कि आई विल बी रुथलेस, कि मैं रुथलेस होंगी। तो अगर इस तरह वो करेंगे तो वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और बाकी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप 1 के जो लोग हैं वो रोज़ाना इनकी लंका ढाने के पीछे पड़े हुए हैं। और किसी दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी फट पड़ना है। उन्हें सिर्फ एक गारंटी चाहिए छोटी सी, और वो गारंटी उन्हें जल्द या बदेर मिलेगी। जिस दिन वो गारंटी उन्हें मिल जाए, उस गारंटी की बात मैं अभी नहीं करता, उन्होंने जिस दिन वो गारंटी उन्हें मिल गई उस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फट पड़ना है और सारे दिल के फपोले उन्होंने सामने चौक पे आके रख देने हैं, और फिर मुश्किल होगा डिफेंड करना इन सब लोगों के लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पे बात करनी थी, उस पर टाइम नहीं बचा, लेकिन मैं जब पीटीआई के उस पर टिकटों पे बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उस वक्त बात कर लें। और अब बात करते हैं जो मोदी साहब ने एहतियात की है शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हुए। उन्होंने एहतियात ये की है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन जीत गए हैं मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने कहा मैं आपको हलफ उठाने की मुबारकबाद देता हूँ। बिटवीन द लाइन्स उन्होंने ये कहा कि आप इलेक्शन नहीं जीते, उसकी तो मुबारकबाद मैं दे नहीं सकता, आप धांधली से आए हैं, आपने हलफ उठा लिया है, मैं हलफ की आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया है, इसलिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये होती हैं समझदार कौमें जो अपने एक एक एक्ट से, एक एक फ़िक्रे से, एक एक जेस्चर से अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। उन्होंने कन्वे कर दिया है, और उन्हें यह भी पता है कि किसी वक्त भी गेम पलट सकती है और दोबारा फिर हमें इमरान खान से या नई आने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी या लीडर होगा उसके साथ भी बात करनी होगी, इसलिए उन्होंने एहतियातन मुबारकबाद दी है। और फिर आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि वो मुनीब जो एक टिक टॉकर थे बड़े मशहूर, दोनों मियाँ बीवी टिक टॉक अपनी वीडियोस बनाते थे और बहुत अच्छी बनाते थे, उनकी फ़नी भी होती थी और सबक आमोज़ भी होते थे। उन्हें पता चला कि अरेस्ट कर लिया गया था इस 9 मई के वाक़े के बाद। किसी ने उन पर बात नहीं की, लेकिन अब वो बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह बारिश हैं। उन्होंने बताया कि मैं बाहर निकला, ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनके साथ सारा कुछ तय हुआ होगा, बाहर निकले, उन्हें यही कहा होगा जिस तरह इमरान रियाज खान या असद तूर या बाकी लोगों जिनको उठाते हैं उनके साथ जो जो बातें तय होती हैं कि बाहर जाके आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, अगर ये दोबारा करेंगे तो पकड़ लेंगे। तो मुनीब से भी ज़ाहिर आम सा एक सादा सा आदमी है, शरीफ आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उससे भी बात की होगी उन्होंने। तो वो बताता है कि मैं वापस आके मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिख के ट्वीट किया है, तो मुझे फ़ोन कॉल आ गई उनकी जो वीगो डाले में लेके जाते हैं या जिनके साथ मामला तय करके वो बाहर आया था इतने महीने अंदर रहने के बाद, उनकी कॉल आ गई। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या लिखा है? तो मैंने कहा जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कुरान की एक आयत है, मैंने वो लिखी है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं, क्या आप क्या समझते हैं, हमें नहीं पता ये कौन बंदा पढ़ता है? इसका मतलब है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कोई बंदा पढ़े तो वो पीटीआई का हामी है, वो इमरान खान का हामी है। और क्या अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने पे पाबंदी है? खुदा का खौफ करें। ये दिन, ये इक़्तिदार, ये इस वक्त जो एक सूरज जो है आपके 12 बजा रहा है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर है इक़्तिदार का सूरज, ये ढल भी जाना है और ढलते हुए देर नहीं लगनी। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने कुर्ब जवार के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।